वेलकम टू द टर्निंग पॉइंट। हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान है जिनका रिश्ता इंडियन कैपिटल मार्केट से, इंडियन इकोनॉमी से काफ़ी सालों से बना रहा है। यूके सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यूटीआई म्यूचुअल फंड के चेयरमैन एंड एमडी। सर, थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम टू जी बिजनेस। आप काफ़ी बातचीत वैसे तो होती रहती है आपसे, इकोनॉमी के बारे में, मार्केट्स के बारे में, पर हमारा मकसद है कि आज हम आपसे बात करें आपके बारे में, और जो हमारे दर्शक हैं, जो रियल मिस्टर यूके सिन्हा है, उन्हें जाने ना कि वो एक सीजन्ड जो स्पीकर हैं, उस यूके सिन्हा से उनकी मुलाकात हो, जो कि बाजार के बारे में, इकोनॉमी के बारे में कभी भी है, रात को 2 बजे भी बात कर सकते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस शो। सो लेट्स स्टार्ट विथ द कैपिटल मार्केट इटसेल्फ। Was it your first passion when you started your career? Because IAS gives you a very large canvas and जो opportunities वहाँ पर होती हैं, they are like endless. कभी सोचा था आपने that you will end up in capital markets, running the oldest mutual fund in the country and completely rejuvenating it, almost relaunching it types? मेरा पहला जॉब था स्टेट बैंक, और स्टेट बैंक में मैंने लगभग 3 साल काम किया। 2 साल तो होता है, ट्रेनिंग में कई स्थानों पर पोस्टिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, और वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उस समय चूंकि मैं कॉलेज से फ्रेश आया था, काफ़ी लर्निंग का मौका था उसमें। उसके बाद मैं आईएएस में आ गया, क्योंकि आईएएस बनना एक डिज़ायर था, एक उम्मीद थी, सबकी कामना थी, मेरी अपनी भी कामना थी कि मैं आईएएस में आऊँ। आईएएस में आने के बाद मैंने देखा कि जो शुरू के 5-10 साल होते हैं जबकि आप फील्ड में काम करते हैं, उसके बाद का जो समय आता है उसमें आईएएस में भी लोग स्पेशलाइज करने लगते हैं। कुछ लोग सोशल सेक्टर में काम करते हैं, कुछ लोग टेक्नोलॉजी एरिया में काम करते हैं, कुछ लोग रेगुलेटरी एरिया में काम करते हैं, और मुझे भी कई क्षेत्रों में काम करने का मौका मिला। तब मैंने ये महसूस किया कि सबसे बड़ा चैलेंज आईएएस में रहते हुए फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने का। तो फिर वो ट्विस्ट कहाँ पर आया? आई मीन जो आपकी एक जिसे कहते हैं डाइवर्ट हुए आप टुवर्ड्स फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंस मिनिस्ट्री आई वुड से, वो कहाँ पे आया टर्निंग पॉइंट? आईएएस में आप प्रारंभ के 10-15 सालों में डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं या स्टेट सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, और मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट में काम किया, हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में भी काम किया, और वहाँ पे मुझे रिकॉग्निशन मिला। कुछ जो चैंपियनशिप होते थे या कुछ जो अवार्ड्स मिलते थे, उसमें रिकॉग्निशन मिला। उसमें ये बात आई सामने कि हाँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट सबसे आगे है, उसको प्राइज मिल रहा है। इन सबसे हौसला बढ़ा। और जब मैं दिल्ली आया पहली बार, तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में आया, उसके बाद मैं होम अफेयर्स में गया। तो फिर वही बात जो पहले हमने देखा था स्टेट बैंक से आईएएस में आने के समय जो बात थी, यहाँ मुझे महसूस हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करने के बाद, कुछ साल जब मैंने काम किया, कि यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपका सिलेक्शन फाइनेंस मिनिस्ट्री में या फाइनेंशियल सेक्टर में होता है। आप उसके लिए उपयुक्त पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। तो मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया, और चूंकि मेरे पास पहले का स्टेट बैंक का जो नॉलेज था वो भी मेरे साथ आया, तो मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया कि मेरी पोस्टिंग भी जब हो, मैं सिलेक्शन मेरा मिनिस्ट्री में, और पहली बार मैं बैंकिंग में आया, सेक्रेटरी बैंकिंग के रूप में मेरा सिलेक्शन हुआ। और जब 2001-2002 में समस्याएं आई, केतन पारी के स्कैम की समस्या आई, यूटीआई की समस्या आई, तब उस समय सरकार ने मुझे ये ऑफर दिया, मुझे ये मौका मिला कि क्या मैं जेएस कैपिटल मार्केट का काम संभाल सकता हूँ। और तब मैं कैपिटल मार्केट के काम को देखने लगा, और ये मुझे और भी चैलेंजिंग लगा, बैंकिंग से भी और चैलेंजिंग लगा, और मैंने उसके लिए परिश्रम किया और मुझे अच्छा लगने लगा, और I think I did contribute in that area. Absolutely, no doubt. And I enjoyed doing that. यूटीआई पर आते हैं, जब आपने यूटीआई का चार्ज संभाला, और उस समय ऑब्वियसली एक तो 2-3 क्राइसिस चल रहे थे, अगर शेयर बाजार के लिहाज से देखा जाए तो भी, और जैसे आपने कहा यूटीआई से भी जुड़ी जो चैलेंजेस थी, उसके बीच यूटीआई जैसा एक असाइनमेंट मिलना, आपका पहला रिएक्शन क्या था व्हेन यू केम टू नो दैट यू हैव टू take over UTI and you will be contributing majorly towards future of UTI mutual fund, because उसमें एक जिम्मेदारी ये भी थी कि देश का सबसे पुराना म्यूचुअल फंड एंड restoring the prestige of oldest mutual fund in the country.
यूटीआई में आने का जब मौका मिला उसके पहले से लगभग 3 साल पहले से मैं यूटीआई से इन्वॉल्व हो गया था। और आपको याद होगा कि जब यूटीआई में क्राइसिस हुआ तो ये एक स्थिति आ गई थी कि इससे जो इन्वेस्टर्स हैं बाहर जा रहे थे, तो लोग रिडेम्पशन कर रहे थे। इसका जो सबसे पॉपुलर स्कीम था यूनिट 64, उसमें से लोगों को ये फीलिंग थी कि हमारे पैसे नहीं मिले, सरकार को उसके लिए फिर मदद करनी पड़ी, सरकार को एक बेल आउट करना पड़ा। तो हम लोगों ने ये सोचा सरकार में जब मैं था कि ये यूटीआई का प्रॉब्लम है, स्कीम बाय स्कीम अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कोई हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, कोई हम डेस्टिनेशन पे नहीं, ओवरहॉलिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक पूरा स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा। और ये एक स्ट्रक्चरल चेंज जो हुआ, मुझे खुशी है हाल में फाइनेंस मिनिस्टर का भी एक स्टेटमेंट आया था, फाइनेंस सेक्रेटरी का भी आया था कि फाइनेंशियल सेक्टर में आज तक जितने भी रिस्ट्रक्चरिंग हुए हैं उसमें सबसे मोस्ट सक्सेसफुल है यूटीआई का रिस्ट्रक्चर। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। ये हमारे लिए बहुत सेटिस्फाइंग बात है क्योंकि 2002 में हम लोगों ने इसकी कल्पना की थी कि हम इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करें और जो पुराने एसेट्स हैं या स्कीम्स जहां की लायबिलिटीज हैं, एश्योरेंसेज हैं, उनको अलग कर दें और जो फुली सेबी कंप्लायंट स्कीम्स हैं उनको लेके चलें, कंपटीशन में आएं और इसको एक नया आयाम दें, नए तरह से लेके चलें। वो काम बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ। और जब मैं यहाँ आया उस समय स्टेज ये था कि हमारे जो प्रेडिसेसर थे यहाँ पे, उन्होंने यूटीआई के बाइफर्केशन से लेके लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने में काफी काम किया था। लेकिन हुआ यह था कि लगभग 1 साल तक यहाँ ये कोई लीडरशिप नहीं थी, गैप हो गया था। उस गैप में यूटीआई के बारे में परसेप्शन और खराब हो गया। 2004 से लेके 2005 के बीच में लगभग 40-50 हमारे सबसे अच्छे कार्यकर्ता जो थे, एम्प्लॉयज थे, उन लोगों ने छोड़ दिया था। और भी लोग छोड़ने के कगार पर थे। लेकिन अब खुशी की बात है कि उसमें से बहुत से लोग वापस आने लगे और आ चुके हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे जो रिस्ट्रक्चरिंग किया आने के बाद, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोगों ने अपने बिजनेस प्रोसेस को फिर से एकदम नए तरीके से देखा। यूटीआई का सबसे स्ट्रेंथ क्या है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। इसका ब्रांड हर जगह फैला हुआ है, बहुत अच्छा इसकी वैल्यू है ब्रांड की, और इसकी रीच बहुत है। जो एजेंट्स या आईएफएस जो हम कहते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है और वो हर जगह देश में करीब 450 डिस्ट्रिक्ट में हमारे चीफ रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस तरह का आउटरीच कहीं नहीं है, खास करके म्यूचुअल फंड उद्योग में। लेकिन एक हम लोग जो मिस कर गए थे वो ये था कि पिछले 6-7 वर्षों में जो कंपटीशन आया था, तो कंपटीशन ने एक नया मॉडल प्रारंभ कर दिया था। चाहे वो प्राइवेट बैंकों के थ्रू हो, पब्लिक सेक्टर बैंकों के थ्रू हो, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हो, उस पे हम काम नहीं कर पाए थे। दूसरी बात यहाँ समस्या थी कि इन्वेस्टर्स की जो सर्विसेज है, उनके जो कंप्लेंट्स हैं, उनके रिड्रेसल के लिए व्यवस्था में हम लोग काफी पीछे पड़ गए थे। मेरा मतलब है कि हमने रिस्क मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दिया क्योंकि लोगों के मन में धारणा थी 2001 के इंसिडेंट के बाद कि शायद यहाँ रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, पैसा हमारा सेफ है कि नहीं है। तो रिस्क मैनेजमेंट को हम लोगों ने ऐसा कर दिया है कि आज मेरा ये मानना है कि देश में जितने भी म्यूचुअल फंड है उसमें सबसे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हमारे यहाँ है। और उसकी हम रेगुलर उसकी ऑडिटिंग करते हैं, रेगुलर उसकी थर्ड पार्टी से चेकिंग कराते हैं। करेक्ट। दूसरा, हमने बिलो द ग्राउंड काम किया कि हमने फंड मैनेजमेंट के प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया। अगली चैलेंज आपके लिए निजी क्या है? बिकॉज ये तो अपने आप में काफी बड़ी चैलेंज थी और उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो इट्स देयर फॉर एवरीवन टू सी। नेक्स्ट बिग चैलेंज फॉर यू एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ प्रोफेशनल? दो चीजों पे हम लोग अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले आपको कहा कि हमारा जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का है कि हमारे चारों शेयर होल्डर के पास अपना अपना म्यूचुअल फंड है। तो जो इस कंपनी का प्रोमोटर है, शेयर होल्डर है, वो इस कंपनी के गवर्नमेंट के अप्रूवल से अब इसके शेयर होल्डिंग के चेंज करने की दिशा में हमने एक पहल किया। और हमने उसमें अभी हाल में इसी साल एक संस्था है टी रो प्राइस, यूएसए की बहुत बड़ी फंड हाउस है, उसको हमने 26% दिया है। उसके पीछे हमारा यह भी मानना है कि अब हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पैठ को कैसे आगे बढ़ाएं।
करेक्ट। और दूसरा अवश्य ये है जो बिग चैलेंज आप कह रहे हैं कि वी वांट टू बी द बेस्ट फंड हाउस इन द कंट्री, करेक्ट, द बेस्ट रिकॉग्नाइज्ड फंड हाउस इन द कंट्री। तो हम कैसे और अपना रैंक बढ़ाएं, लेकिन रैंक बढ़ाने में हम वो लिक्विड मनी किसी तरह से कॉर्पोरेट का लेके आगे बढ़े, वो हमारी धारणा नहीं है। हम चाहते हैं कि बैलेंस्ड और इक्विटी। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जब चर्चा होती है म्यूचुअल फंड की, तो या तो लिक्विड फंड्स की बात होती है या इक्विटी फंड्स की बात होती है, लेकिन बैलेंस्ड फंड एक कैटेगरी है जिसके बारे में चर्चा नहीं हो पाती है। और मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल जो अभी कम है, उसके लिए बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि एक्टिवली अपना पोर्टफोलियो चेंज नहीं कर पाते हैं, एसेट एलोकेशन चेंज नहीं कर पाते हैं। उनके लिए बैलेंस्ड फंड एक बहुत बड़ा मौका है और यूटीआई बैलेंस्ड फंड में काफी आगे है। पर्सनली अगर बात करें, डज इट एवर गेट स्ट्रेसफुल? आप एक तरफ ऑब्वियसली जो यूटीआई का मैनेजमेंट है वो तो है ही, फिर आप इतनी सारी कमिटीज में, चाहे वो वीट प्रोक्योरमेंट हो या फिर म्यूचुअल फंड में जो रिफॉर्म्स लाने हैं वो, या फिर एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इतनी सारी कमिटीज में भी आपने काम किया, यू हैव हेडेड मेनी ऑफ दोस कमिटीज। एक तो इतनी सारी हैट्स आप कैसे मैनेज करते हैं? डज इट एवर गेट स्ट्रेसफुल? डिस्ट्रेस कैसे करते हैं आप फिर? नहीं, डिस्ट्रेस कैसे करते हैं बताऊंगा, लेकिन ये इट इज नेवर स्ट्रेसफुल। इनफैक्ट आई एंजॉय चैलेंजेस, और जितना भी नया काम मिलता है, चैलेंज मिलता है, मैं इसको ये मानता हूं कि ये एक रिकॉग्निशन है, एक चैलेंज है, और ये एक ये काम है जिसमें कि हम कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वीट की बात आप करें तो आप बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे यहाँ आने के बाद एक कमेटी बनाई थी विच आई वाज हेडिंग, कि वीट की प्रोक्योरमेंट जो होती है बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, उसकी हेजिंग कैसे की जाए। इंटरनेशनल बाजार में जैसे ही भारतवर्ष का टेंडर आता है, आने की चर्चा होती है, प्राइस बढ़ जाता है। तो कैसे हम उसकी हेजिंग करें कि जब भी प्रोक्योरमेंट हो तो हमको फायदा हो, हमको नुकसान नहीं हो। और हमने 2 साल ये काम किया, आई वॉज हेडिंग दैट कमेटी, और भारत सरकार को इसमें काफी लाभ हुआ। म्यूचुअल फंड्स पे तो काम करना ही, वो तो मेरा एरिया है। एफआईआई कमेटी के लिए जो हमने काम किया, कमेटी ऑन हाउ टू इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ कैपिटल फ्लोज इनटू द कंट्री, वो रिपोर्ट हमने जुलाई में सबमिट किया है। और मैं समझता हूं कि सरकार और रेगुलेटर उस पर विचार कर रहे हैं, कुछ निर्णय लेंगे। दैट वॉज ए वेरी वेरी एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी पर्सनली। काफी उसमें सीखने का मौका मिला, क्योंकि जब मैं मिनिस्ट्री में था, गवर्नमेंट में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उस समय भी एफआईआई पॉलिसी, सेबी रिलेटेड मैटर्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स, स्टॉक एक्सचेंज, इन सब पे काम करने का मौका मिला था। तो मैंने देखा कि 92 में जब एक मेजर डिसीजन लिया गया अबाउट अलाउइंग फॉरेनर्स टू इन्वेस्ट इन द इंडियन मार्केट एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो आप उस समय के एटमॉस्फेयर में देखें तो ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग काम था। बिल्कुल क्लोज्ड इकोनॉमी से 92 में, 93 में एफआईआईज को एज ए क्लास अलाउ करना इस कंट्री में, इट वाज ए पाथ ब्रेकिंग थिंग। बट व्हाट हैज हैपेंड दैट इन द लास्ट 20 इयर्स इंडिया काफी डेवलप कर गया है, इसके मार्केट्स में काफी स्ट्रेंथ आ गया है, इकोनॉमी में स्ट्रेंथ आ गया है। तो ये 20 साल के डेवलपमेंट को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, और उसके लाइट में एक मेजर ओवरऑल की जरूरत है। ये हम लोग मानने को तैयार नहीं थे। एक मे बी आई एम प्रीएम्प्टिंग दिस, बट काफी चर्चा है कि हो सकता है यू माइट बी नॉमिनेटेड द नेक्स्ट सेबी चीफ ऑल्सो। I don't think I can answer this question, but I can tell you that I'm very happy doing what I'm doing. Okay. I'm very happy. और ये जो चैलेंज मुझे यूटीआई में मिला है, ये बहुत ही सेटिस्फाइंग है। और यहाँ रहते हुए भी सरकार से मेरा मतलब ये है कि यूटीआई तो एक कंपनी है, इसके लिए मैं बहुत बड़ी कंपनी है, मैं काम कर रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई काम करने का मौका मिलता है, जैसे वीट कमेटी हुई या ये एफआईआई कमेटी हुई, तो मुझे लगता है कि एक सिस्टम पर इसका इंपैक्ट होता है, तो मुझे उसमें खुशी होती है। तो आई एम डूइंग ऑल दैट। यहाँ रहते हुए भी मेरे लिए वो कोई बंधन नहीं है कि सरकार मुझे कोई काम नहीं दे सकती, वो मिल रहा है और मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। स्ट्रेस वाला आप बताने वाले थे, कैसे करते हैं?
देखिए, स्ट्रेस जैसा मैंने कहा कि मैं अपने काम को एंजॉय करता हूं, मैं चाहता हूं कि, और मैं खुद खाली एंजॉय नहीं, अकेला नहीं एंजॉय करता हूं. आई ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट माई एम्प्लॉयज आर ऑल्सो डी स्ट्रेस्ड. Because if you can de-stress by passing on all your stress to your subordinates. That's the easiest thing to do. You come and fire everybody and then you feel that your job is over and you start playing golf. But that is not the approach. So मेरा पहला attempt ये होता है कि जो भी मेरे colleagues हैं, उन colleagues को भी मैं कैसे अपने vision के साथ, अपने mission के साथ involve कर सकूं और एक common vision के साथ हम काम करें. हम लोगों ने काफी, और हम रेगुलर वो काम करते हैं, अभी हाल में हमने किया है. वी ट्राई टू हैव ए विजन सेशन विथ आवर टीम, सीनियर टीम, इवन जूनियर पीपल, एंड वंस दे आर पार्ट ऑफ दैट विजन, तब काम में मजा आता है. तो डी स्ट्रेस करने का जहां तक सवाल है, हम काम को बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन तब है कि कोई 24/7 तो काम नहीं कर सकता. तो उस समय ऑफ कोर्स कुछ ऐसा सोचना पड़ता है, और या अपने कुछ हैबिट्स ऐसे डेवलप करने होते हैं जिससे कि आप डी स्ट्रेस हो जाइए. तो मेरे पास भी कुछ ऐसे हैं, मैं भी कुछ करता हूं उस तरह के. लाइक आई एंजॉय रीडिंग ए लॉट. ओके. और जनरली a work of fiction doesn't encourage me, doesn't excite me. It doesn't excite me. तो books on philosophy, books on history, books on economics, or generally on societal developments, current as well as past, they interest me. तो मैं जब वो पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि उससे मेरा नॉलेज भी बढ़ रहा है और मैं उसको एंजॉय भी कर रहा हूँ. तो महाभारत से लेके टोनी ब्लेयर की जो बायोग्राफी है, सब मुझे अच्छा लगता है. म्यूजिक में भी मुझे शौक है. मैं कुछ क्लासिकल और सेमी क्लासिकल सॉन्ग सुनता हूँ, उसमें मुझे अच्छा लगता है. एंड आई ऑल्सो एंजॉय मीटिंग पीपल. ओके. जैसे बहुत से लोग अपना समय बिताने के लिए कहीं चले जाते हैं, कोई अच्छी जगह पर, एक से एक अच्छी जगह है इस देश में, इस दुनिया में. मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप कहीं भी चले जाइए, बट इफ यू आर इन आइसोलेशन, आप अकेले हैं, किसी को नहीं जानते हैं, तो पर्सनली मैं उसको एंजॉय नहीं करता. और मैं मानता हूं कि उस तरह के लोग जो कि कहीं बिल्कुल आइसोलेटेड जगह जाके अकेले अपने को एंजॉय करते हैं, वो लोग मुझसे काफी इवॉल्व्ड हैं. मैं उस लेवल में नहीं पहुंचा. आई हैव नॉट रीच दैट लेवल कि वो उस तरह के लोग नेचुरली, मेरा मानना है कि वो लोग काफी क्रिएटिव होंगे, काफी इवॉल्व्ड होंगे. आई एम नॉट दैट इवॉल्व्ड. So I like to meet people. कभी ऐसा सोचा है आपने कि जब आप रिटायर हो, या फिर इवन लेट्स नॉट इवन यूज द वर्ड रिटायर, लेकिन जब आप एक्टिव लाइफ से थोड़ा स्ट्रेस आपकी कम हो जाए या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम हो, इज देयर समथिंग विच यू वांट टू डू, विच यू वांट टू परस्यू? जैसे बहुत सी हॉबीज होती हैं जो आप चाहते हैं लेकिन परस्यू कर नहीं पाते बिकॉज वक्त की कमी होती है, यू नो, थिंग्स लाइक दैट, जो रूटीन, जो लिमिटेशंस होते हैं. कोई ऐसी चीज है विच यू वांट टू परस्यू? जब आपके पास रिटायरमेंट एक ऐसा वर्ड है, इसको लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन. रिटायरमेंट से अगर ये मतलब है कि जब यू डोंट हैव टू वर्क फॉर ए लिविंग, यू डोंट हैव टू वर्क सो दैट यू अर्न एनफ टू मेक ए लिविंग, वो जब खत्म हो जाता है उसको रिटायरमेंट कहते हैं. तब मैं, ये इसकी एक बात है. दूसरी बात है कि जब आप फुल फ्लेजेड काम नहीं कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज इन पार्ट्स डिफरेंट एरियाज में इन्वॉल्व है, उसकी बात कर रहे हैं. दोनों सिचुएशंस में मुझे लगता है कि मैं ये चाहूंगा करना कि जो मैंने आज तक सीखा है या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनको मैं किस तरह से शेयर कर सकूं, और शेयर कर सकूं फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज पीपल एंड बेनिफिट ऑफ द सिस्टम. तो मैं सोचता हूं कि उस तरह से मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा. एक एरिया मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, वो एरिया है स्किल डेवलपमेंट का. ओके. सभी लोग कहते हैं कि इंडिया अभी डेमोग्राफिक एडवांटेज में है, वी हैव अ यंग पॉपुलेशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस यंग पॉपुलेशन आवर ग्रोथ विल बी आउटस्टैंडिंग. बट आई फील दैट while the economy has grown, technology has tried to bridge the divide, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि जो लोग छोटे शहरों में हैं, गांव में हैं, पहले की तुलना में उनके लाइफ में बहुत चेंज आया है, लेकिन जो डिफरेंस है इन द फैसिलिटीज अवेलेबल टू समबडी इन ए मेट्रो टाउन एंड इन ए स्मॉल टाउन, दैट गैप हैज वाइडेड. और
इसको दूर करने का स्किल डेवलपमेंट एक तरीका हो सकता है। जैसे कोई आदमी अगर अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर है या अनस्किल्ड लेबर है तो उसको पहले अगर 50 रुपया मिलता था, आज 200 रुपया मिल रहा है। वो बहुत खुश है कि 10 साल में उसके लिए इतना परिवर्तन आ गया। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा स्किल अपग्रेड कर दिया जाए तो वो 500 या 1000 रुपया कमाने लगेगा प्रतिदिन। ये एक बहुत बड़ा एक्साइटिंग काम है और चैलेंज भी है। तो इस दिशा में कुछ काम करना चाहिए। छोटा मोटा मेरा इन्वॉल्वमेंट अभी भी है उस डायरेक्शन में। मैं चाहूंगा कि उसको मैं और आगे बढ़ाऊं। आज की जनरेशन के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे सर? बिकॉज एक चीज जो है, जनरेशन गैप जो है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई है कि जो 3 साल पहले के प्रोफेशनल को जो आज के फ्रेशर हैं उनसे गैप लगता है। दूसरी चीज ये भी है कि यंगस्टर्स को अगर आप देखें देन वो जो सक्सेस अचीव करने का प्रोसेस है उससे ज्यादा इंटरेस्ट काफी लोगों को सक्सेस अचीव करने में देखने को मिलता है। इट्स अ जनरल टेंडेंसी अबाउट यंगस्टर्स, नथिंग अगेंस्ट देम, बट कोई मैसेज आप देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, आज का जो जनरेशन है वो किसी रोल मॉडल को नहीं मानता है और आज का जनरेशन एक हरी में, दे आर इन ए हरी। और अगर आप बहुत से लोगों ने लिखा है, मैं एल्विन टॉफलर की बात कर रहा हूं, उनका जो कैलकुलेशन था कि जो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग हुआ फ्रॉम फर्स्ट एडी टू 1800 ईयर्स, फर्स्ट 1800 ईयर्स, दैट मच एडवांसमेंट हैड हैपेंड in the next 150 years. So first 1800 years and 1850 to 1950. And after that, it started declining in the same ratio. So every 5 years, every 7 years, whole process of technology and knowledge transfer started accelerating. एक तो ये हुआ कि नॉलेज का एडवांसमेंट पहले बहुत स्लो था और वो बाद में रैपिड हो गया, बट मोर इम्पॉर्टेंटली द ट्रांसमिशन ऑफ दैट नॉलेज थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फर्दर एक्सेलरेटेड द प्रोसेस। तो आज के दिन में बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे कि 3 साल 5 साल के बाद चीज़ें ऑब्सोलीट हो जा रही हैं। आज एक आईफोन आप खरीदने जाइएगा तब तक दूसरा आ गया, आईपॉड खरीदिएगा आईपैड आ गया। सो पीपल हैव टू बी ऑलवेज ऑन द मूव। सो द करंट जनरेशन, बिकॉज ऑफ दीज एक्सटर्नल एंड बेसिक फैक्टर्स, डजंट बिलीव इन एनी रोल मॉडल। हाउएवर, इफ यू वांट मी टू एक्सटेंड ए मैसेज, मेरा मैसेज ये केवल यही होगा कि कोई भी यंग आदमी इंडिया में आज कहीं भी है, किसी भी सिचुएशन में है, किसी भी गांव में है, किसी भी शहर में है, किसी भी मीडियम ऑफ एजुकेशन से पढ़ा है, इंडिया जो आज अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हैं और जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, उसमें किसी को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, डिस्करेज नहीं होना चाहिए। If people try hard, then in any situation, anywhere they are in the country, they can come up to the highest levels. Nice. They may have studied through any medium of education, any part of the country may have studied, but opportunities are there. So if you work hard, if you work sincerely, you work consistently, you can come up. India offers that opportunity. Theoretically, ये opportunity पहले भी थी इंडिया में, लेकिन अभी पिछले 10 सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटीज अनप्रेसिडेंटेड टर्म्स में आ गई हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो इस देश के यूथ के लिए है। they are sitting on the cusp of a very high degree of opportunities that is available to them. They just, all they need is to have faith in themselves and work hard towards it. That's very encouraging, sir. Thanks a lot for joining us. Thank you. Pleasure having you, sir. Thank you.